व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम BSN 5th सेमेस्टर के पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे और उसका नाम है नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन विद हेमेटोलॉजिक अल्ट्रेशन। हेमेटोलॉजिक अल्ट्रेशन कहते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स को। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास छोटे बच्चे जिनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमने उनकी केयर किस तरह करनी है, कौन कौन से इंटरवेंशन जो है हम ब्लड डिसऑर्डर के साथ अगर हमारे पास पेशेंट होता है तो हम वो इंटरवेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं तो हम उन पॉइंट को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर जो है वो ये है। पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर जो है आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले हमारे पास है इनीमिया। तो इनीमिया के बारे में आप लोगों का थोड़ा बहुत जो है आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी। आप लोगों ने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा कि इनीमिया क्या होता है, कि इनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड बिलो नॉर्मल। क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी पेशेंट के ब्लड में आरबीसी या हेमोग्लोबिन या दोनों की तादाद में कमी आती है या उनके शेप में प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास क्या होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं इनीमिया। इनीमिया किसे कहते हैं? अगर किसी भी पर्सन के ब्लड में आरबीसी नॉर्मल लेवल से कम है या उसके ब्लड में हेमोग्लोबिन में कमी है या दोनों में मसला है तो इस पर्सन को हम कहते हैं कि इस पर्सन को क्या है, इनीमिया है। और इनीमिया का पता जो है वो सीबीसी, फुल ब्लड काउंट और इस तरह ब्लड टेस्ट वगैरह से पता चल सकता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इनीमिया। अब अगर हमारे पास, चूंकि हम तो बच्चों के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास 0 से लेके 14 डेज तक, अगर पैदाइश के बाद से लेके 14 दिनों तक अगर एक बच्चा है और उसका हेमोग्लोबिन 145 ग्राम पर डीएल से कम आता है तो फिर हमने देखना है कि आया इस पेशेंट को इनीमिया तो नहीं है। बाकी टाइप्स कोई भी हो सकता है जो आगे आने वाले स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अगर 15 से 28 डेज तक, अगर 15 से 28 दिनों तक एक बच्चा है, उसकी 15 से 28 दिनों तक उसकी उम्र है और उसका हेमोग्लोबिन लेवल 120 ग्राम पर डीएल से कम आता है तो फिर हम कहते हैं कि इस पेशेंट को इनीमिया है। फिर उसके बाद फिर हमने देखना होता है कि कौन सा टाइप है इनीमिया का। और इस तरह अगर 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का अगर हमारे पास एक बच्चा है और उसका एचबी लेवल 110 ग्राम पर डीएल से कम आता है तो फिर हम कहते हैं कि ये बंदा इनीमिया का शिकार हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, इनीमिया। आप लोगों को पता चल गया कि इनीमिया वो डिसऑर्डर होता है कि जिसमें किसी भी पर्सन के ब्लड में या तो रेड ब्लड सेल, आरबीसी कहते हैं रेड ब्लड सेल को, और हेमोग्लोबिन, या इन दोनों में किसी एक में मसला है या दोनों में मसला है, उनकी तादाद कम है, उनके शेप में कोई मसला है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनीमिया। तो अभी आगे जाके हम इसके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इनीमिया में हमने पढ़ा कि किसी पर्सन के ब्लड में या किसी बच्चे के ब्लड में क्या है कि उसके ब्लड में हेमोग्लोबिन, आरबीसी की तादाद या कम है या उनमें मसला है तो इस बंदे को इनीमिया हम कहते हैं। और एज के लिहाज से मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता भी दिया, जो आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद भी रख ले कि अगर हमारे पास 1 ईयर तक का बच्चा होगा, उसके हेमोग्लोबिन कितने कम होंगे तो उसको हम कहते हैं ये इनीमिया का है। तो वो उसके वैल्यूज जो पहले स्लाइड में दी गई थी तो वहां से आप लोग फिर उसको क्या कर ले, उसको याद रख ले। अब इनीमिया के काज कौन कौन से हैं, तो इसके मेनली 2 काज हैं। एक क्या है, इंक्रीज लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। या तो एक बंदे को ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब उसका खून बह जाता है, या किसी और वजह से उसका अगर ब्लड लॉस होता है नॉर्मल से बहुत ज्यादा, या उसके बॉडी में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है, जिस तरह कैंसर वगैरह में होता है ना, या कोई और ब्लड डिसऑर्डर होता है कि उसमें इंसान का खून खुद ब खुद कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके बॉडी में
कोई भी इम्यूनिटी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अगर क्या है कि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है या किसी बंदे के बॉडी से लॉस होता है ब्लड का, तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास बंदा इनीमिया का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में आरबीसी और हेमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। तो फर्स्ट काज तो ये हुआ। दूसरा काज क्या है कि एन इम्पेयर्ड और डिक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, लॉस ही नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आपके बॉडी में आरबीसी की प्रोडक्शन सही से नहीं होती। आरबीसी या हमारे पास ब्लड सेल जो होते हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, वहां से बनते हैं। अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है या कोई इम्यून सिस्टम रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है और उस डिसऑर्डर में आपके बॉडी में आरबीसी बन ही नहीं रहे, तो फिर इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन में फिर एनीमिया होता है। तो अब दो मेन काज हो गए, एक तो या तो वो सही से बन नहीं रहे या क्या हो रहे हैं कि आपके बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है या आपके बॉडी में डिस्ट्रक्शन हो रही है किसकी? आरबीसी की एबनॉर्मल। देखो, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो डिस्ट्रक्शन होती है, वो एक स्पेसिफिक रेट के साथ आरबीसी 120 दिनों में जो है उस खत्म होते हैं ना, तो वो तो एक सीक्वेंस के साथ टूटते हैं और बाकी नए बनते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल से ज्यादा उसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो लाजमी बात है आपके बॉडी में आरबीसी की कमी आएगी और आप एनीमिया का शिकार होंगे। और बच्चों में फिर यही बात, अब चूंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना, तो अगर बच्चों के बॉडी में आरबीसी नहीं बनते या बनते हैं लेकिन उसकी एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन होती है या उसके बॉडी से कोई ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर बच्चा क्या? एनीमिया का शिकार होता है। एन एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशन दैट कैन लीड टू आइदर ऑफ दीज रिजल्ट। देखो, काजेज बहुत से हो सकते हैं लेकिन मेनली दो वजह होगी, या तो ब्लड लॉस होगा उस प्रॉब्लम में, या उस प्रॉब्लम में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी, या उस प्रॉब्लम में इस बॉडी में आरबीसी बनेंगे नहीं। तो इन तीनों कंडीशन में फिर आपके पास क्या हो जाता है? बंदा इनीमिया का शिकार हो जाता है। सही है। अभी आपके जहन में इनीमिया का कंसेप्ट वो बैठ गया होगा कि इनीमिया आरबीसी या हेमोग्लोबिन या दोनों की कमी या उसमें एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो डिसऑर्डर होता है ब्लड को, उसको हम कहते हैं इनीमिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इनीमिया है कि इनीमिया के हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, तो एक एक को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अगर किसी पर्सन के बॉडी में आरबीसी नहीं प्रोड्यूस होते तो क्या रीजन हो सकता है? आयरन डिफिशियंसी इनीमिया भी इसमें टाइप हो सकता है। क्यों? कि देखो, हेमोग्लोबिन में हमारे पास आयरन होता है। अगर किसी भी पर्सन, किसी भी बच्चे में आयरन नॉर्मल से कम है, या तो मदर मिल्क के थ्रू उसके बॉडी में नहीं जाता, सही है, या खुराक वगैरह के थ्रू, अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है ना तो उसको आप बाहर से मिल्क वगैरह कोई फार्मूला फीड देते हो, और किसी बच्चे में आयरन की कमी है उसके बॉडी में, तो फिर ये बंदा किस चीज का शिकार होगा? ये इनीमिया का शिकार होता है। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में आयरन यूज होता है, आरबीसी की प्रोडक्शन में आयरन यूज होता है, आयरन है नहीं तो आरबीसी कम बनेंगे, तो इस टाइप ऑफ उसको हम कहते हैं आयरन डिफिशियंसी इनीमिया, जो आगे जाके हम इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड, हमारे पास डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में सेकंड टाइप क्या है? एप्लास्टिक इनीमिया। एप्लास्टिक इनीमिया क्या है कि अगर किसी भी पर्सन के बोन मैरो में प्रॉब्लम आ जाती है और आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होती, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एप्लास्टिक इनीमिया। कि एप्लास्टिक इनीमिया में कोई भी सेल, ब्लड सेल वो नहीं बनता, बोन मैरो में कोई भी सेल नहीं बनता। ये आपके पास किसी भी पर्सन के इम्यून प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, कोई और भी डिसऑर्डर उसका हो सकता है जिसमें उसके बॉडी में ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर आरबीसी कम होते हैं तो उसको फिर हम एप्लास्टिक इनीमिया कहते हैं। सही है। और एप्लास्टिक वैसे कोई भी सेल, बोन मैरो कोई भी सेल नहीं बनाता, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट, कोई भी एप्लास्टिक इनीमिया में उसका बॉडी जो बोन मैरो होते हैं वो सेल नहीं बनाता। अब ये दो तो टाइप हमारे पास हो गए डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के। अब इसके बाद हमारे पास है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। फर्दर टाइप क्या है? इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। वो इनीमिया के टाइप जिसमें
आरबीसी तो बन जाती हैं लेकिन उसकी डिस्ट्रक्शन, उसकी जो तोड़ फोड़ है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। तो उसमें एक है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया किसे कहते हैं कि किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से आपके ब्लड सेल में क्या हो जाते हैं, ब्रेक आ जाते हैं, वो खुद ब खुद टूटना स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्मल से ज्यादा, और आप में ब्लड सेल की कमी आ जाती है, आरबीसी की कमी आ जाती है और आप एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। सेकेंड हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, ये भी जो है इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मल हमारे पास जो आरबीसी का शक्ल होता है वो इस तरह होते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन की वजह से वो शेप इस तरह का आ जाता है। तो ये शेप क्या है, ये सिकल शेप होता है और ये चूंकि एबनॉर्मल है जिसकी वजह से ब्लड की डिस्ट्रक्शन होती है और बंदा किस चीज का, एनीमिया का शिकार हो जाता है। इसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया किसे कहते हैं, थैलेसीमिया कहते हैं डिस्ट्रक्शन को, आरबीसी और हेमोग्लोबिन की जो डिस्ट्रक्शन होती है खुद ब खुद, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थैलेसीमिया। सही है। अक्सर थैलेसीमिया के पेशेंट जो होते हैं तो उसको फिर क्या, उसको फिर पैक सेल चढ़ाने होते हैं, ब्लड चढ़ाना होता है, वो इसलिए कि उसके बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर ये है, थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जीन्स के थ्रू। सही है। ये भी आगे जो है इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, सेकंड वीडियो में, वहां पे फिर आप देख सकते हैं थैलेसीमिया को। तो ये हमारे पास क्या है, ये वो टाइप है जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है। तो ये आप फिर एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये दो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्शन कम होगी, इसमें डिस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है ब्लड लॉस। किसी भी पर्सन के बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है तो लाजमी बात है ब्लड की कमी आएगी, ब्लड के साथ आरबीसी वगैरह भी लॉस होंगे, तो उसकी वजह से जिसको एनीमिया होता है तो एक तो उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। क्यों, देखो जब ब्लड लॉस होता है तो ब्लड के साथ आरबीसी, हेमोग्लोबिन, तमाम चीज़ें लॉस हो जाती हैं, आपकी बॉडी में किस चीज़ की, आयरन की कमी आ जाती है, तो न्यू सेल की प्रोडक्शन आपके पास सही से नहीं होती, बंदा एनीमिया का शिकार होता है। सही है। इसके बाद हमारे पास है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया इसे कहते हैं कि किसी पर्सन के बॉडी में अगर कोई वेन वगैरह, कोई वेसल्स वगैरह वो क्या हो जाते हैं, उसमें ब्रेक आ जाता है, वहां से ब्लीडिंग उसको हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, जिस तरह हमारे पास ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है। अगर किसी बॉडी में किसी वेसल्स में ब्रेक आता है, वहां से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो फिर वो बंदा भी फिर एनीमिया का शिकार होता है। उसमें फिर क्या होता है, उसमें भी हमारे पास जो है हेमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल कम पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्लाइड में क्या था, फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये लिखा था कि इस मंथ के बच्चे में अगर हेमोग्लोबिन इतना कम होगा तो वो एनीमिया का हम कहेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने आपको बाकायदा उसकी लेवल भी बताया है कि अगर हेमोग्लोबिन हमारे पास 110 to 90 ग्राम पर DLHB अगर इससे कम होता है तो हम कहते हैं कि ये माइल्ड एनीमिया है। अगर हमारे पास 89 to 70 ग्राम पर लीटर तक अगर हमारे पास वो हेमोग्लोबिन होता है या इससे कम होता है तो हम कहते हैं ये मॉडरेट है। लेकिन अगर आपके पास HB लेवल 70 ग्राम पर लीटर से कम पड़ जाए तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये सीवियर एनीमिया है। सही है। ये जो बच्चों में होता है तो उसका हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो पर लीटर हम हेमोग्लोबिन देखते हैं कि कितना ग्राम पर लीटर है। अगर HB लेवल 110 से 90 तक है तो हम कहते हैं ये बंदा माइल्ड एनीमिया है, मतलब ये एनीमिया की तरफ जा रहा है। अगर एक बंदा क्या है, एक बच्चा है या एक नॉर्मल एडल्ट है, अगर उसका HB लेवल 87 to 70 ग्राम पर लीटर ये है या इससे कम है तो ये मॉडरेट एनीमिया के साथ हैं। अगर 70 से भी उसका HB लेवल कम होता है तो ये फिर सीवियर कंडीशन, हम कहते हैं सीवियर केस हमारे पास होते हैं जिसमें फिर हमने ट्रांसफ्यूजन वगैरह चढ़ानी होती है, पेशेंट को बाहर से हमने फिर ब्लड देना होता है। सही है। तो ये एनीमिया के टाइप से ये आप लोग MCQs के लिए इनको याद रख लें, इससे आप लोगों का MCQs आ सकता है। MCQs इस तरह आएगा कि सिकल सेल एनीमिया इज अ विच टाइप ऑफ एनीमिया, तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी जिसमें होती है एबनॉर्मल, तो ये वो हमारे पास उस वजह से ये क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया की वजह से आपके पास एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन होती है और आपको एनीमिया हो जाता है। इस तरह हेमरेजिक एनीमिया में क्या हो जाता है, ब्लड लॉस होगा, तो ब्लड लॉस होगा तो आप में ब्लड की कमी आएगी और आप एनीमिया का शिकार होगे। अब हमारे पास एक और सेटअप के लिहाज से क्लासिफिकेशन हुई एनीमिया की कि या तो आरबीसी की तादाद में या उनके शेप में। सही है। सॉरी, या आरबीसी के शेप में या हमारे पास हेमोग्लोबिन की तादाद में।
मॉर्फोलॉजिक कहते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, आरबीसी की स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमारे पास इनीमिया के फर्दर टाइप हैं। एक हमारे पास है नॉर्मोसिटिक इनीमिया। नॉर्मोसिटिक इनीमिया किसे कहते हैं? ये वो इनीमिया है कि किसी पर्सन के बॉडी में आरबीसी की कमी होगी लेकिन शेप आरबीसी का नॉर्मल होगा। सही है, कमी है लेकिन शेप नॉर्मल है, तो इसको कहते हैं नॉर्मोसिटिक इनीमिया। माइक्रोसिटिक इनीमिया, एक पेशेंट के बॉडी में आरबीसी की तादाद में कमी है और उसका शेप भी नॉर्मल से छोटा है। मतलब आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, उनका शेप भी नॉर्मल शेप से छोटा है, तो उसको हम माइक्रोसिटिक इनीमिया कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है मैक्रोसिटिक इनीमिया। मैक्रोसिटिक इनीमिया किसे कहते हैं? कि अगर हमारे पास ब्लड सेल आरबीसी की शेप जो है वो नॉर्मल से बड़ा होता है, एबनॉर्मल होता है, तो उसको फिर हम कहते हैं मैक्रोसिटिक इनीमिया। सही है, तो ये आरबीसी की शेप के लिहाज से क्या हुआ है, इसकी क्लासिफिकेशन है इनीमिया की, और ये आप लोगों ने फिर एमसीक्यूज के लिए याद रखना है लाजमी। सही है, इसके बाद हमारे पास किस बेस पे है? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन द सेल। देखो, अगर आपके आरबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी किसी काम का नहीं। आरबीसी, क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इधर उधर लेकर जाएगा। अगर आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन नहीं है तो फिर भी आपके पास एबनॉर्मल वो बंदा क्या होता है, वो बरना एनीमिक होता है। तो बेस ऑन हेमोग्लोबिन हमारे पास नॉर्मोक्रोमिक होता है। नॉर्मोक्रोमिक किसे कहते हैं? कि अगर आपके पास आरबीसी के साथ जो हेमोग्लोबिन है उसकी शेप बिल्कुल सही है, नॉर्मल शेप का अगर हेमोग्लोबिन है, तादाद उसकी कम है लेकिन शेप नॉर्मल है, तो इसको हम नॉर्मोक्रोमिक कहेंगे। लेकिन अगर हेमोग्लोबिन का जो अपना शेप होता है अगर वो छोटा हो तो उसको हम कहते हैं माइक्रोक्रोमिक इनीमिया। सही है, तो एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर माइक्रोसाइटिक की बात आती है तो साइटिक कहते हैं सेल को, ये आरबीसी की बात हो रही अगर उसका शेप कम हो जाए। लेकिन माइक्रोक्रोमिक की बात आती है तो क्रोमिक किसे कहते हैं? ये हेमोग्लोबिन के लिए यूज हुआ है। ये हमारे पास हेमोग्लोबिन कलर्ड पार्टिकल होता है। तो अगर माइक्रोक्रोमिक मतलब हेमोग्लोबिन की शेप में कमी है। अगर माइक्रोसिटिक की बात होती है तो इसका मतलब क्या है कि आरबीसी के शेप छोटा है। सही है, तो ये आप लोग ये स्लाइड एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले, इससे आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हम बात करते हैं इनीमिया या ब्लड डिसऑर्डर बच्चों में। अब हमने इनीमिया के साथ अगर बच्चा है तो उसकी हम असेसमेंट किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो हम उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, केयरफुल डाइट हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई एनी डिफिशियंसी। हम पूछेंगे उसके पेरेंट्स से कि ये खुराक में क्या लेता है। मतलब ये है कि 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो हम पूछेंगे कि जी ये दूध पीता है, दूध पीते हैं तो कौन सा दूध, ये गाय का दूध आप इसको देते हो या कोई फार्मूला फीडिंग लेता है। अगर कोई फार्मूला मिल्क लेता है तो वो कौन सा है, उसमें आयरन कंटेंट फिर आप देखोगे। ऐसा तो नहीं कि वो खुराक में आयरन कम ले रहा है, तो फिर हमने क्या करना है, हिस्ट्री में इस चीज को अच्छे से हमने पेशेंट से पूछना होता है। इसके बाद एविडेंस ऑफ पी का वो कंडीशन होती है कि जब किसी बच्चे में आयरन की कमी आ जाती है तो फिर वो क्या करता है, वो फिर ये क्ले मिट्टी खाना, रेत खाना, ये चीज़ें फिर खाना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं पी का। तो इस तरह हम पूछेंगे उसके पेरेंट्स से कि अब बच्चा जो है वो रेत वगैरह खाता है या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो वैसे मुंह में रेत डाल लेता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ही आप उसको ज़मीन पर बिठाओ वो इस तरह चीज़ें उठा के खाना शुरू कर देता है, मिट्टी वगैरह चीज़ें हो गई। क्यों? क्योंकि ये आयरन डिफिशियंसी को शो करता है। तो इस तरह की हमने हिस्ट्री में ये चीजें भी पूछनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जर्व फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ इनीमिया। अगर देखो इनीमिया होगा तो उस वजह से जो प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम हमने ऑब्जर्व करनी है, वो प्रॉब्लम हमने एसेस करनी है। हम अपने पेशेंट में, अपने क्लाइंट में मसल वीकनेस चेक करना है, क्योंकि हेमोग्लोबिन, आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन लेकर जाता है जो हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प आउट देता है। अब हेमोग्लोबिन की कमी है, पेशेंट इनीमिया का शिकार है, तो उसके मसल क्या होंगे, वीक होंगे। आप देख ले जो इनीमिया के बच्चे होते हैं तो वो मसल वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके बाद एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की कमी है।
तो हम देखेंगे उस बच्चे मसल वीकनेस है या नहीं है। इसके बाद इजी फैटिगेबिलिटी, हम उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चा आसान जल्दी से थक जाता है नहीं जाता, तो वो हम उससे पूछेंगे, फिर वो हमें बताएगा हाँ कि बच्चा जो है थोड़ा बहुत काम करके थक जाता है, उसके साथ और बच्चे खेलते रहते हैं लेकिन ये जल्दी थक जाता है। तो फिर हमने उससे पूछना है जो ये शो करेगा कि ये बंदा क्या है, ये बंदा एनीमिया का शिकार है। सही है। इसके बाद फ्रीक्वेंट रेस्टिंग, अक्सर सोया रहता है, बैठा रहता है, लेटा रहता है, काम वगैरह वो इतना ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसमें एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है तो उसके काम करने का दिल कैसे करेगा। इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसलिए हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन अगर कम है तो ऑक्सीजन आपके हार्ट टिश्यू की तरफ नहीं पहुंचता, तो बॉडी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सांस लिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लिया जाए, तो उस वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी आ सकती है जिसकी वजह से उसके ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होंगे, वो तेजी के साथ जल्दी जल्दी सांस लेगा। इसके बाद अगर छोटा बच्चा है तो उसका सकिंग रिस्पांस भी कम होता है। इन्फेंट है, अगर मदर मिल्क लेते हैं तो वो सही से मिल्क नहीं ले सकेगा। अक्सर बच्चे होते हैं ना कमजोर होते हैं तो वो सही से मिल्क भी नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि मिल्क के लिए भी तो वो सकिंग करते हैं ना, और सकिंग के लिए भी मसल यूज होते हैं। अब बच्चा इतना कमजोर है कि उसके मसल ही काम नहीं कर रहे तो फिर सकिंग उसका सही से नहीं होता। तो ये भी फिर हमने मदर से पूछना होता है कि आया आपका बच्चा जो है वो दूध पी सकता है या नहीं पी सकता। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, पेल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिप्स, नेल बेड्स एंड कंजक्टिवा। उसका स्किन जो होता है बच्चे का वो पेल होता है, अगर एडल्ट है वो भी इस तरह होता है, स्किन उसका पेल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड की कमी है। इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन भी उसका पेल होता है, लिप्स भी पेल होते हैं। सही है। नेल बेड जो है वो भी, जो आप उसके नाखून वगैरह हो गए, उसका पूरा के पूरा स्किन आपको येलोइश नजर आएगा। और कंजक्टिवा, आइस का जो व्हाइट पार्ट है ये भी क्या होते हैं, ये भी येलो होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्लियर कट आप देखेंगे कि उसका स्किन क्या होगा, पेल होता है, और उसके जब आप आई ओपन करोगे तो वो भी अंदर से येलो होते हैं, जो आई का व्हाइट पार्ट है। इसके बाद वैक्सी पेलर सीन इन सीवियर इनीमिया, अगर हमारे पास कोई बच्चा जो है वो सीवियर इनीमिया के साथ है तो उसका स्किन येलो, लेकिन येलो के साथ वैक्सी भी होता है, मतलब वैक्सी टाइप होता है, ड्राई नहीं होता, ये सीवियर इनीमिया में होता है। कैपिलरी रिफिल क्या होता है, उसका नहीं होता। क्यों? कैपिलरी रिफिल किसे कहते हैं? कैपिलरी रिफिल शायद आप लोगों ने जो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के फिंगर को अपने 2 फिंगर में प्रेस करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर वो जब प्रेस के दौरान वो उसके फिंगर वाइट या येलो होता है, उसके बाद छोड़ते हैं। अगर उसकी तरफ ब्लड आ जाता है नॉर्मल तो कैपिलरी रिफिल हमारे पास सही है। जो 3 to 5 सेकेंड, इसका 2 to 3 सेकेंड इसका नॉर्मल टाइम होता है। 2 to 3 सेकेंड में वो ब्लड वापस उस फिंगर में ब्लड आना चाहिए। लेकिन इस तरह के पेशेंट क्या होते हैं, आप उसके फिंगर को प्रेस करोगे, उसके बाद फिर छोड़ोगे, वो उस तरह येलो का येलो ही रहेगा। इसके बाद क्या होता है, रैपिड पॉन्डिंग हार्ट बीट, उसका हार्ट बीट भी रैपिड होता है। क्यों? देखो इस वजह से कि उसके बॉडी में ब्लड की कमी है, ब्लड सही से पहुंच नहीं रहा, तो हार्ट भी क्या करेगा, वो भी बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास स्किन की तरफ ब्लड जो है वो पहुंच सके। सही है। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैनिफेस्टेशन जो होते हैं तो वो हेडेक होता है। हेडेक इसलिए कि ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ सही नहीं है, ब्लड की कमी है। इसके साथ डिजीनेस होगी, डिजीनेस मतलब उसका सर चकराएगा, वो गिर जाता है उसको। इसके बाद लाइट हेडेडनेस, तो ये तमाम ये 3 चीज़ें जो ये ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ सही से नहीं होती, इस वजह से इरिटेबिलिटी होती है, थकावट सी उसको होती है, इरिटेबल होता है, हार्ट बीट उसका ज़्यादा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको हो रही है। इसके साथ क्या है, वो एनर्जी उसमें नहीं है, तो लाजमी बात है बच्चा इरिटेबल होगा। स्लो थॉट प्रोसेस, डिक्रीज अटेंशन, इस तरह अटेंशन स्पेन, आप लोगों ने बच्चे देखे होंगे ना, वो सुस्ते होते हैं तो फिर ये पूछते हैं ना कि उनको क्या मसला है। अक्सर उनके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, वो इनीमिया का शिकार होते हैं, या ब्लड की कमी होगी या उन्होंने में जो हेमोग्लोबिन वगैरह की कमी होगी, तो वो बच्चे क्या होते हैं, सुस्त से होते हैं, ना वो सही से पढ़ सकते, स्कूल भी नहीं जा सकते, उम्र उसकी ज़्यादा हो जाती है और उसके काम नॉर्मल बच्चों की तरह वो नहीं कर सकते। इसके बाद एपैथी किसी चीज़ में उसका दिल भी नहीं लगता,
कोई एक्टिविटी हो गई, खेल कूद हो गया, इसके साथ डिप्रेशन में अक्सर उनको होता है। तो लाजमी बात है अगर ब्लड डिसऑर्डर के साथ एक बच्चा है और वो नॉर्मल नहीं है, बाकी बच्चों से एबनॉर्मल है, तो उसमें फिर डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये आपके पास मैनिफेस्टेशन है एनीमिया के, जो आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास काजेज ऑफ एनीमिया, तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी दिया। एक हमारे पास है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, अगर एक बच्चा आयरन कम ले रहा है या उसके डाइट में फोलेट नहीं है या B12 नहीं है, तो ये B12 फोलेट ये क्या करते हैं, ये आयरन और हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर न्यूट्रिशन में ये चीज़ें नहीं है, खुराक में आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है या विटामिन B12 बच्चे को नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा, वो बच्चे में एनीमिया उसको हो सकते हैं। तो एक तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी काज हो गया। दूसरा क्या है कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अगर बच्चे के बॉडी में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है, जिस तरह सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको बता दिया, तो फिर भी उसको एनीमिया हो सकता है। इंपेयर्ड और डिक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया वो डिसऑर्डर होता है जिसमें बोन मैरो में प्रॉब्लम आ जाती है और बोन मैरो से बिल्कुल ब्लड बनती ही नहीं है, ब्लड सेल बनता ही नहीं है, उसको फिर एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, वहां से वो ब्लड सेल नहीं बनते, उस वजह से अगर एनीमिया होता है तो इसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ये भी एक काज है। इसके बाद हीमोफीलिया का पेशेंट जो होता है उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो छोटा सा जख्म बन जाए तो उसका ब्लड लॉस ज्यादा होता है। तो अगर एक पेशेंट का ब्लड लॉस हो जाता है तो उसका भी क्या हो सकता है, उसका भी एनीमिया में वो जा सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें फिर पहले से ब्लड अरेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान उसका ब्लड लॉस होगा जिसकी वजह से बंदा एनीमिया में जा सकता है। तो उसको जाने से रोकने के लिए पहले क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ब्लड उसके लिए रखते हैं और फिर वो ब्लड जो है उसको लगाते हैं ताकि हमारे पास पेशेंट एनीमिया में ना जाए या उसको हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह में ना जाए। सही है। तो ब्लड लॉस की वजह से जिस तरह हीमोफीलिया का बच्चा होता है, तो हीमोफीलिया में वो पेशेंट होते हैं जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। सही है। अब ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो ये मैंने ऑलरेडी बता भी दिया कि इन एडिकेट सप्लाई ऑफ आयरन, अगर बच्चे को बाहर से आयरन नहीं मिल रहा या मदर मिल्क से नहीं मिल रहा या मदर आयरन की डिफिशियंसी के साथ है, तो उसके मिल्क में आयरन कहाँ से आएगा जो बच्चे को मिले, या बाहर से आप फार्मूला फीड करें उसमें आयरन की कमी है। इसके बाद आयरन तो मिल रहा है लेकिन बच्चे के इंटेस्टाइन में, बच्चे के बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती, लॉस हो जाते उसके बॉडी से, तो फिर भी आयरन की कमी आ सकती है। इसके बाद ब्लड लॉस, बच्चे से बॉडी से ब्लड लॉस होता है क्या, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग उसको हो रही है या जो है वो कहीं गिर गया, कोई इंजरी हो गई, उसको ब्लड लॉस हो गया, तो उस वजह से भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। एक्सेसिव डिमांड फॉर आयरन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, क्या है कि बच्चा ग्रोथ कर रहा है, उसके बोन के लिए आयरन की जरूरत है और उसको बाहर से आयरन मिल ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में भी बच्चा क्या हो जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का शिकार होता है। और इसके बाद इनएबिलिटी टू फॉर्म हेमोग्लोबिन, या बच्चे में आयरन मौजूद है लेकिन उसके बॉडी में आयरन से हेमोग्लोबिन बनता ही नहीं, कोई भी डिसऑर्डर है कि उसका हेमोग्लोबिन नहीं बनता, तो वो भी हमारे पास फिर क्या जाता है, वो भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आता है। तो ये फिर आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया किस वजह से होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के हमारे पास साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, ड्यू टू टिश्यू हाइपोक्सिया, लार्ज लेक ऑफ एनर्जी, हमारे पास क्या होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आयरन डिफिशियंसी है तो हेमोग्लोबिन नहीं बन रहे, हेमोग्लोबिन कम है तो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कहां से बाइंड होगा, तो उस बच्चे में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी आती है, वो टिश्यू जो है उस टिश्यू की तरफ पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो टिश्यू या मसल में जो रिस्पायरेशन होता था जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होनी थी वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती और बच्चे में लेक ऑफ एनर्जी आता है। इजी फिटिगिबिलिटी, मतलब जल्दी वो थक जाता है। पेलर, उसका स्किन क्या होगा, पेल होगा। सही है। इसके बाद डायग्नोसिस इसके लिए क्या होंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट या एफबीसी फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं। इसके साथ हमारे पास क्या हो जाता है, आयरन स्टडीज हमारे पास या फिजिकल एग्जामिनेशन से। आरबीसी सीबीसी में ये टेस्ट होते हैं, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी,
इसमें क्या होता है, एमसीवी में मीन करपास्कुलर वॉल्यूम, जिसमें हम आरबीसी का क्या देखते हैं, साइज उसका देखते हैं। एमसीएच में हम क्या देखते हैं कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। एमसीएचसी में क्या होते हैं, इसमें दोनों चीज़ें आपको बताते हैं। आरबीसी उसका शेप कितना है, साइज कितना है, ये फुल बाय फुल आपको बताता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस पेशेंट में एनीमिया है तो कौन सा है। सही है। ये आप अगर सीबीसी का टेस्ट आप देख लें तो उसमें ये तमाम चीजें लिखी होती है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। एमसीवी मीन करपास्कुलर वॉल्यूम, जो आपको आरबीसी का साइज बताता है। सही है, कि मतलब वो नॉर्मल है, वो क्या कहते हैं, वो आपके पास नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। एमसीएच आपको क्या बताता है, उसका हेमोग्लोबिन का शेप आपको बताता है। एमसीएचसी साइज और शेप दोनों आपको बताते हैं। सही है। ये सीबीसी के थ्रू हम फिर चेक करते हैं, उसकी आयरन स्टडीज होती हैं, उसके ब्लड में आयरन देखा जाता है, उसका एचबी लेवल चेक किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन इसकी होती है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन वगैरह, सप्लीमेंट विथ फेरस सल्फेट, हम उसको वो मेडिसिन देंगे जिसमें आयरन होगा। फेरस सल्फेट, फेरस कहते हैं आयरन को, तो आयरन कंटेनिंग फूड हम उसको देंगे, आयरन कंटेनिंग मेडिसिन हम उसको बच्चे को देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस बच्चे में जो आयरन की डिफिशियंसी है तो वो क्या हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। इसके बाद डाइटरी काउंसलिंग, हमने उसके पेरेंट को कहना है कि आप बच्चे को वो डाइट दे जिसमें आयरन ज्यादा हो, ताकि उसके बॉडी में आयरन की कमी पूरी हो सके। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट है आयरन डिफिशियंसी की, एनीमिया की। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब अगर हमारे पास आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के साथ अगर एक पेशेंट है, बच्चा है, तो उसके लिए नर्सिंग असेसमेंट इंटरवेंशन क्या होंगे, एजुकेट पेरेंट्स अबाउट न्यूट्रिशन, हमने पेरेंट्स को न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेट करना है कि आपने बच्चे को सही से खुराक देना है ताकि उसके बॉडी में आयरन की कमी ना आए और जो कमी है वो पूरी हो जाए। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्टिंग हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप बच्चे को क्या करें, आप बच्चे का वीकली या मंथली आप उसका लेबोरेटरी टेस्ट किया करें सीबीसी, और उसमें एचबी लेवल देखा करें। अगर इससे कम होता है, जो हमने पहले पढ़ा माइल्ड वगैरह, तो फिर आप लोगों ने डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि ये बच्चा एनीमिया की तरफ फिर जा रहा होता है। इसके बाद टीच पेरेंट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन प्रिपरेशन, हमने पेरेंट्स को क्या करना है, उसको टीच करना है कि आपने बच्चे को किस तरह आयरन कंटेनिंग मेडिसिन देने हैं। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल से ज्यादा दे दें, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा देंगे तो उसमें टॉक्सिसिटी होगी, और आयरन की टॉक्सिसिटी वो सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो इस यूनिट के सेकेंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है कि आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या मसले हो सकते हैं। इसके बाद caution about high toxicity of iron, क्या है कि अगर हमने पेरेंट्स को समझाना है कि आप आयरन कंटेनिंग मेडिसिन देते हो तो नॉर्मल से ज़्यादा आपने नहीं देना, क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा देगा तो बच्चे में आयरन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जो उसके लीवर को भी डैमेज कर सकते हैं, उसकी स्किन वगैरह को डिस्कलर वगैरह करता है। सही है। तो ये हमारा काम होता है, ये हमने टीच करना होता है उसके पेरेंट्स को। तो ये इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने इसके बेसिक्स पढ़े और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया टाइप को भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस यूनिट का रिमेनिंग पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं। इसी तरह नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी यूनिट का वीडियो लेक्चर हो, आप यूट्यूब चैनल पे उस यूनिट का नाम बाई फरमान दिया करें आप लोग, तो वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नर्सिंग और हेल्थ से रिलेटेड तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।